हेलो वेलकम साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एसएससी फर्म में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी की, जो अभी थोड़ी देर पहले हो छुट्टी है। और उसमें आए हुए जीके के जितने भी क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से लगभग हमारे पास 30 से 32 क्वेश्चंस जो एक्चुअल हैं, एकदम रियल 100% आप अपने क्वेश्चंस इसमें से मैच कर पाएंगे विद एक्यूरेट आंसर के साथ में, ठीक है। और आपके जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे के हो, आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनका डे बाय डे जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनालिसिस के बतौर पे। सो आपको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। सो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है वो पूछा गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। तो बताइए न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है, जो कहता है कि यदि किसी कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो वह शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी यानी 750 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 106वां संविधान संशोधन 2023 में ये पारित हुआ था। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर नारी शक्ति वंदन बिल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और लोकसभा और सभी राज्य विधायिकाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के 1/3 आरक्षण यानी कि 33% रिजर्वेशन से ये संबंधित है, ठीक है। और यह आरक्षण सुनिश्चित अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए आरक्षण सीटों में भी लागू होगा, 15 वर्षों के लिए रहेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत संविधान के निम्नलिखित संशोधन शामिल हैं। अनुच्छेद 330A इसी के तहत जोड़ा गया है, जिससे लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात बोली गई है। और 332A ये भी अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए इसी संविधान संशोधन 106वें के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल जोड़ा गया है वो 239AA जोड़ा गया है, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए 106वें संविधान संशोधन से ये ऐड किया गया है। और अनुच्छेद 334A ये भी संविधान संशोधन 106वें से जोड़ा गया है, आरक्षित सीटों के परिसीमन के बाद उनके रोटेशन की व्यवस्था के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया, स्पेस एक्स मिशन में कौन सा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बन गया है। तो अपना जो इंडिया है, हाल ही में इंडिया ने स्पेस एक्स के तहत इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जोड़ने का प्रदर्शन किया है, ठीक है, जिससे भारत इस उपलब्धि वाला चौथा देश बन गया है। अब इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो देखिए आपका जो यूएस है, यूएस और रूस और चाइना, ये तीनों देश जो हैं, चाइना, ये तीनों देश भी भारत से पहले इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं, ठीक है। और गीतांजलि किस प्रकार की रचना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो गीतांजलि क्या है, लघु कविताओं का एक संग्रह है। गीतांजलि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है, पोइट्री का कलेक्शन है। ये मुख्यतः आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण कविताओं का संकलन है, जिसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, साहित्य का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का कि जाम्बिया की कौन सी नदी जो चीन द्वारा अम्लीय अपशिष्ट एसिड वेस्ट से प्रदूषित की जा रही है। तो देखिए इसका आंसर है कैफ्यू नदी। कैफ्यू नदी जो कि आपकी ऑप्शन में भी थी और यही इसका करेक्ट आंसर है। कैफ्यू नदी को चीन के द्वारा लगातार यहाँ पे प्रदूषित किया जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो अग्नि P मिसाइल है उसकी क्या विशेषता है, और इसमें ऑप्शन में दिया गया था कि क्या इस पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, और एक ऑप्शन में था कि क्या इसमें क्रायोजेनिक इंजन होता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो इसमें पहले से ही हट जाते हैं, क्योंकि ना तो इसमें इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है और ना ही इसे क्रायोजेनिक इंजन इसमें होता है। तो देखिए अग्नि P मिसाइल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए 2 चरणीय ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक एक मिसाइल है, भूमि आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जाती है, ना कि पनडुब्बी से, ठीक है। तो पनडुब्बी वाला ऑप्शन तो गलती हो गया, इसमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। जबकि अग्नि P ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है, ठोस ईंधन से चलती है, ठीक है। और इसकी रेंज है लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य में, और ये हल्की अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है, ठीक है। और अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड का ये उन्नत वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि 2025 में किस हाई जंप खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो जिसमें ऑप्शन में आपका दिया गया था प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार को हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है प्रवीण कुमार को, जो एक पैरा ओलंपिक हाई जंप खिलाड़ी हैं और इनको पेरिस पैरालंपिक 2024 में हाई जंप T64 वर्ग में गोल्ड कप भी इन्होंने जीता, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और इसके अलावा 2024 में जिन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला वो है हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, मनु भाकर निशानेबाजी से, गुकेश डी आपकी शतरंज से और प्रवीण कुमार जो अभी हमने बताया जो इसका आंसर था। ये पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि 1919 के अधिनियम में डायरकी का क्या अर्थ था। तो देखिए डायरकी का अर्थ है सिंपल सा द्वैध शासन प्रणाली, जिसमें प्रांतीय शासन के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। और रिजर्व सब्जेक्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन से मामले थे। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में रक्षा, विदेशी मामले, पुलिस आदि जो गवर्नर और उनके कार्यकारिणी के नियंत्रण में रहते थे, ठीक है। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि आदि, जिनका संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जो प्रांतीय विधान परिषद को उत्तरदायी होते थे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि 2025 में कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन से अभिनेता को पाल्मे डी ओर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अमेरिकी अभिनेता जो रॉबर्ट डी नीरो है, इसको ये अवार्ड मिला है पाल्मे डी और लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। उन्हें पुरस्कार लियोनार्डो डैकप्रियो ने प्रदान किया। इसमें ऐसा होता है कि जो पिछले साल का आपका इस अवार्ड का विजेता होता है वही इस अवार्ड को नेक्स्ट ईयर के विजेता को देता है। तो इसलिए लियोनार्डो डैकप्रियो जो थे 2024 के विनर थे और इन्होंने रॉबर्ट डी नीरो को यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया 2025 के लिए। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में ईरानी फिल्म जाफर पनाही की ये इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट ये फिल्म थी और इसने पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट रॉबर्ट डी नीरो ने जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या चीज़ है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कानून है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में ये लागू होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि सूचना के अधिकार RTI को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए संविधान सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल को आप SSC या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। आपको हैंड टू हैंड उसी दिन आपको एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस आपको उसी दिन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है, और वो भी रियल एनालिसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि M23 सशस्त्र समूह जो है हाल ही में समाचारों में रहा है, यह किस देश में सक्रिय है। तो देखिए M23 मार्च 2023 में आंदोलन था, एक सशस्त्र विद्रोही समूह है जो पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में विशेष रूप से नॉर्थ किवू प्रांत में सक्रिय है और यह 2012 में कंगोली सेना के एक गुट से उत्पन्न हुआ था। मतलब जो कॉन्गो की एक सेना थी उसी से ये उत्पन्न हुआ था और DRC की राजधानी किन्शासा है, यानी कि जो आपका रिपब्लिक कॉन्गो देश है उसकी राजधानी है किन्शासा। ये भी आपसे पूछ सकता है और इसे अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कॉन्गो नदी के द्वारा ही पार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि आपका 1990 में शुरू किए गए जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य कितने बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था। तो ऑप्शन में था 2.9 बिलियन, 3.2 बिलियन या 5.6 बिलियन। तो देखिए 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस में लाना था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि सह्याद्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में था माउंटेन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो मिलते हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है क्वेश्चन था कि 1857 से पहले के विद्रोह के पीछे निम्न में से कौन सा कारण नहीं था। तो ए ऑप्शन था ईसाई धर्म में जबरन परिवर्तन, सेकंड था भूमि सुधार नीतियाँ, सी ऑप्शन था भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों का शोषण और फोर्थ ऑप्शन था ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी उद्योगों को नष्ट करना। तो देखिए फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चंस के साथ में ऑप्शंस भी हम ला रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपको पता है एकदम एक्चुअल है, रियल है, आपको देख करके पता लग रहा होगा, ठीक है। और जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1857 से पहले के विद्रोहों का सीधा कारण था ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी उद्योगों को नष्ट करना नहीं था। मतलब
इसमें से कारण नहीं था, ये पूछा गया था। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी उद्योगों को नष्ट करना ये कारण नहीं था, बल्कि यह आर्थिक नीतियों व ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार में आने के कारण स्वतः ही हुआ था। अधिकारियों द्वारा जानबूझकर उद्योगों को नष्ट नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि उद्योगों में निम्न में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में था माइका, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो उद्योगों में माइका का यूज़ होता है इंसुलेटर के रूप में। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक नहीं है, कुचालक है, और ये उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इसलिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, उद्योगों में। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि उन्नत पत्थर उपकरण तकनीक निम्न में से कौन सी युग में प्रचलित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक एज और उच्च प्रापाषाण काल, यानी कि अपर पैलेलिथिक एज। तो जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर हुआ है। तो ये आपको बता दूं मैं, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है, ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में। और ये कौन सा संस्करण था, ये 17वां इसका संस्करण था, 17वां इसका संस्करण था। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ब्रिक्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था, 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि हु रोट द बुक मदर मैरी कम्स टू मी। तो ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है, जो सितंबर 2025 में पेंगुइन इंडिया, ये एक कंपनी है जो इसको प्रकाशित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल ज्ञान देने और न्यूनतम रोजगार से अधिक कमाई प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो थी ये 2015 में लॉन्च की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करके और उनका जो रोजगार के साधन उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 में भारत के औद्योगिक विकास में निम्न में से किसका योगदान था। ऑप्शन थे WTO, नाबार्ड, RBI और IMF और वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, वर्ल्ड बैंक और IMF, क्योंकि इन्होंने ही 1991 के जब भारत में आर्थिक मंदी आई थी उस टाइम पे लोन दिया था और आर्थिक सहायता की थी। तो देखिए 1991 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था, और इस संकट से निपटने के लिए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया था। देखिए अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नामक एक युद्धाभ्यास जो था पहलगाम अटैक के बाद में, ये अपनी शक्ति, भारत की शक्ति को दिखाने के लिए ये आयोजित किया था। तो देखिए ये एक्सरसाइज अप्रैल 2025 में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल, सुखोई और 30 MKI और अन्य आधुनिक विमानों के साथ कोऑर्डिनेट लार्ज स्केल ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया था। और युद्धाभ्यास का उद्देश्य था ज़्यादा प्रभावी कॉम्बैट तत्परता दिखाना। ठीक है, जैसे रियल टाइम मिसाइल फायरिंग और एयर लॉन्गिंग और मल्टी फोर्स इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए फोल्डर हम कैसे बनाएंगे, फोल्डर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसको नाम देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ताकि फाइलों को आसानी से हम पहचान और व्यवस्थित किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन किस पुरानी बिल्डिंग में स्थित है। तो ये रिपन बिल्डिंग में स्थित है। तो ग्रेट चेन्नई कॉर्पोरेशन रिपन बिल्डिंग में स्थित है। यह बिल्डिंग चेन्नई के पीपल्स पार्क के एक हिस्से के रूप में बनी है, और 1913 में निगम इसमें स्थानांतरित हुआ था। इसे लॉर्ड रिपन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिसने स्थानीय शासन सुधारों की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने ही। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राम गोपाल को कौन सा वीरता पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन थे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो यहाँ पे कीर्ति चक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मेजर हैं मल्लाराम गोपाल नायडू। ठीक है, इनको मई 2025 में भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि इंफोसिस सेंटर 1994 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए मैसूर कर्नाटक में इसका जो मुख्यालय है वो 1994 में लाया गया था, मैसूर कर्नाटक में। तो मैसूर कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि डुप्ले किस देश का था। तो डुप्ले के नाम के आगे ही फ्रांसिस लगता है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो ये फ्रांसीसी था, फ्रांसिस डुप्ले। ठीक है, उसने 1742 से 54 तक भारत में फ्रांसीसी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास किया था और अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े थे, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपको एनालिसिस कैसा लगा, और रियल टाइम एनालिसिस के लिए प्लीज़ चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।